मान लीजिए कि शहर के बीचों बीच एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। बाहर ग्राहकों की एकदम लंबी लाइन लगी है, अंदर हर एक टेबल बुक है, वेटर्स बिना रुके भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ, मतलब देखने में तो लगेगा कि आज बम्पर कमाई हो रही है। बिल्कुल। बाहर से देखने में लगता है कि आज तो गल्ला भर गया होगा। हम्म। लेकिन रात को जब कैश रजिस्टर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि मुनाफा कुछ भी नहीं हुआ, गल्ला पूरी तरह से खाली है। अरे ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। मतलब बिक्री आसमान छू रही है, लोग आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ ले रहे हैं, लेकिन जब खर्चे काट कर असली पैसे गिनने की बारी आती है तो हाथ में कुछ नहीं आता। सही कहा। और सुनने वालों के लिए बता दूं, यही वो अजीब सा विरोधाभास है जो आज हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के एकदम केंद्र में है। हम सीएटी लिमिटेड के Q1 FY27 के अर्निंग्स डैशबोर्ड, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और जो अर्निंग्स कॉल की रिकॉर्डिंग है उसकी गहरी छानबीन कर रहे हैं, और एक बहुत ही अजीब तस्वीर उभर कर आती है। अजीब कैसे? मतलब अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो सीएट को ओवरऑल 7,310 का स्कोर मिला है। राइट, जिसे एक मिक्स्ड क्वार्टर कहा जा रहा है। हम्म। टॉप लाइन यानी उनका रेवेन्यू, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, वो पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं जब ये नंबर देख रही थी तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, इस तरह के जो आंकड़े होते हैं ना, वो फाइनेंस और बिजनेस ऑपरेशंस का एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी बनाते हैं। ये समझना जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा वॉल्यूम में सामान बेचना ही मुनाफे की गारंटी नहीं होता। बिल्कुल। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले उस हिस्से को देखते हैं जो बहुत ही शानदार रहा, यानी उनकी टॉप लाइन की ग्रोथ। अर्निंग्स रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू 4,318 करोड़ रुपए रहा है। जो कि काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और अगर पिछले साल के इसी समय से तुलना करें ना, तो ये 22.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। इतनी बड़ी ग्रोथ, वो भी इस स्केल पर, कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस 22.3% की ग्रोथ के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। मतलब ये ग्रोथ किसी एक लकी प्रोडक्ट या किसी एक खास सेगमेंट से नहीं आई है। अच्छा, तो ये कहाँ से आ रही है? अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े दिए, वो पूरे पोर्टफोलियो में फैले हुए हैं। मतलब ट्रक और बस सेगमेंट में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में 27% की ग्रोथ है, अरे वाह! और पैसेंजर व्हीकल्स में भी 22% का उछाल है। सब जगह हरियाली है। वो ट्रक और बस सेगमेंट वाला 29% का जो नंबर है ना, वो काफी अहम है। मतलब अक्सर ऐसा माना जाता है कि भारी कमर्शियल वाहनों की बिक्री ना अर्थव्यवस्था की धड़कन होती है। एकदम सही बात है। अगर वो भारी टायर बिक रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि देश में माल ढुलाई तेजी से हो रही है। और साथ ही ये जो टू व्हीलर्स में 27% की ग्रोथ है, ये इशारा करती है कि ग्रामीण इलाकों में मांग बहुत ही मजबूत है, क्योंकि रूरल एरियाज में तो टू व्हीलर ही मुख्य साधन है। हाँ, और अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने भी इसी बात पर जोर दिया था। मैं कहूंगा कि रूरल मार्केट की जो रिकवरी है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनी है। हाँ, इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट बिजनेस है ना, जहां लोग पुरानी गाड़ियों के घिस चुके टायरों को बदलकर नए टायर लगाते हैं, उसने कंपनी को एक बहुत ही स्थिर आधार दिया है। हाँ, क्योंकि नई गाड़ियों की बिक्री तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के टायर तो घिसेंगे ही, उन्हें तो बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और हिस्सा जिसने सबको चौंकाया, वो है उनका इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि साल दर साल सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बनकर उभरा है। तो बेसिकली जब किसी कंपनी का बिजनेस इस तरह से बटा हुआ हो, ट्रक, पैसेंजर गाड़ियां, टू व्हीलर्स और इंटरनेशनल बाजार, तो वो किसी एक सेक्टर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहती। जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। राइट, विविधीकरण। ये उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। मतलब अगर ट्रकों की बिक्री थोड़ी कम भी हो जाए तो टू व्हीलर्स उस कमी को पूरा कर सकते हैं। हाँ। ये सब कागज पर बहुत ही बेहतरीन दिखता है, फैक्ट्री पूरी क्षमता पर चल रही है, डिमांड लगातार आ रही है, लेकिन असली कहानी कैश रजिस्टर खुलने के बाद पता चलती है। वही आपका रेस्टोरेंट वाला उदाहरण। बिल्कुल। और जब हम मुनाफे के आंकड़े देखते हैं तो वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में जो नंबर सबसे ज्यादा खटकता है ना, वो है उनका पीएटी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, कर चुकाने के बाद का मुनाफा। पिछले साल इसी तिमाही में ये 112 करोड़ रुपए था, और इस बार ये गिरकर सिर्फ 4 करोड़ रुपए रह गया है। बाप रे, ये तो सीधे सीधे 96.3% की गिरावट है। मतलब एक तरह से मुनाफे का पूरी तरह से साफ हो जाना। हाँ, 112 करोड़ से सीधे 4 करोड़। और अगर हम ईबीटीए मार्जिन पर गौर करें, जो कि कंपनी का ऑपरेशन से होने वाली असली कमाई को दिखाता है,
वो भी 10.9% से सिकुड़कर 8.6% पर आ गया है। ग्रॉस मार्जिन की भी हालत तो खस्ता ही लग रही है रिपोर्ट में। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि इस पूरी तबाही के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कच्चे माल की महंगाई, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। टायर बनाने का सबसे मुख्य कच्चा माल तो नेचुरल रबर ही होता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। और रिपोर्ट बता रही है कि नेचुरल रबर की कीमतें अभी पिछले 15 सालों के उच्चतम स्तर पे हैं। सही कहा। औसतन ये कीमत लगभग 280 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि भारत के घरेलू बाजार में रबर की कीमतें इंटरनेशनल बाजार की कीमतों से लगभग 15 से 20 रुपए प्रति किलो ज्यादा चल रही हैं। रुकिए, ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति है। भारत तो खुद रबर का एक बड़ा उत्पादक है। केरल जैसे राज्यों में इतना रबर होता है, फिर भी यहाँ का रबर बाहर से ज्यादा महंगा क्यों है? इसके पीछे का जो क्यों है ना, उसका जवाब ग्लोबल सप्लाई चेन की उलझनों में छिपा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो पश्चिम एशिया या मिडल ईस्ट में जो भू राजनीतिक संकट चल रहा है, उसकी वजह से समुद्री जहाज़ों को लाल सागर वाले छोटे रास्ते से जाने में दिक्कत हो रही है। ओह, तो उन्हें पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ रहा है। बिल्कुल। इससे ट्रांजिट का समय काफी बढ़ गया है। मतलब जो रबर भारत के बंदरगाहों पर शायद 15 दिन में पहुंचना चाहिए था, वो अब 30 से 40 दिन ले रहा है। एकदम सही। और इसी देरी की वजह से टायर कंपनियों के पास जो फिजिकल इन्वेंट्री होती है, मतलब जो गोदाम में रखा स्टॉक होता है, वो तेजी से कम होने लगा। घबराहट तो होगी ही। हाँ, जब कंपनियों को लगा कि विदेश से आने वाले माल में देरी हो रही है और फैक्ट्रियां तो चालू रखनी है, तो सबने एक साथ घरेलू बाजार की तरफ दौड़ लगा दी। पैनिक बाइंग। राइट। इस अफरा तफरी ने लोकल मार्केट में मांग अचानक से बढ़ा दी। अब घरेलू रबर सप्लायर्स के पास सीमित माल था और खरीदार बहुत ज्यादा थे। तो डिमांड सप्लाई का बेसिक रूल लागू हो गया, बिल्कुल। जिससे घरेलू कीमतें इंटरनेशनल स्तर से भी ऊपर निकल गईं। ये ग्लोबल घटनाओं का एक बहुत ही दिलचस्प डोमिनो इफेक्ट है। कहीं दूर एक संकट होता है, जहाजों का रास्ता बदलता है और भारत में रबर के दाम आसमान छूने लगते हैं। हाँ, दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। और इसके अलावा मैंने रिपोर्ट में ये भी पढ़ा कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से टायर में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबर और बाकी केमिकल्स भी महंगे हो गए हैं। सही कहा। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर कुल रॉ मटेरियल की लागत को पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग 15 से 16% तक बढ़ा दिया है। बाप रे, 15-16%? मार्जिन सिकुड़ने का यह सबसे बड़ा कारण है। मतलब जब बनाने की लागत ही 15% बढ़ जाए तो मुनाफा सिकुड़ना तो तय है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर कच्चे माल की लागत इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो सीएट जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसकी बाजार में इतनी मजबूत पकड़ है, वो सीधे सीधे अपने टायर्स की कीमतें क्यों नहीं बढ़ा देती? क्या उनके पास अपने ग्राहकों से ये बढ़ी हुई लागत वसूलने की ताकत, मतलब प्राइसिंग पावर नहीं है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने कीमतें वहीं की वहीं रखी हैं। अर्निंग्स कॉल को अगर ध्यान से सुने तो पता चलता है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में अप्रैल से लेकर जुलाई तक कंपनी ने कई बार में मिलाकर करीब 11% तक कीमतें बढ़ाई हैं। अच्छा, 11% बढ़ा चुके हैं? हाँ, और इंटरनेशनल मार्केट में भी 5 से 7% की बढ़ोतरी की गई है। फिर तो गणित समझ नहीं आ रहा। अगर कीमतें 11% बढ़ चुकी हैं और लागत 15% बढ़ी है, तो नुकसान कुछ हद तक तो कम होना चाहिए था ना? ये 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वाला नंबर इतना बुरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ एक लैग यानी समय का अंतराल काम करता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत लंबे पाइप वाले शावर के नीचे नहाने खड़ा है। ओके। पानी बहुत ठंडा आ रहा और उसने गर्म पानी का वाल्व पूरी तरह घुमा दिया है। वाल्व तो घूम गया, लेकिन उस लंबे पाइप में जो पहले से ठंडा पानी भरा है वो तो उस व्यक्ति पर गिरेगा ही ना। गर्म पानी को उस तक पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब कंपनी को कच्चा माल तो आज की महंगी कीमत पर तुरंत खरीदना पड़ रहा है, ये उनका वो ठंडा पानी है। बिल्कुल। लेकिन वो अपने ग्राहकों के लिए कीमतें रातों रात नहीं बढ़ा सकते। सही पकड़ा। उन्हें कीमतें धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती हैं ताकि कस्टमर्स नाराज होकर किसी दूसरे ब्रांड की तरफ ना चले जाएं। कंपटीशन का भी डर है। हाँ, तो इस बीच का जो समय होता है, ये जो कुछ महीनों का प्राइसिंग लैग है, उस दौरान कंपनी को अपनी जेब से उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। यही वजह है कि मार्जिन इस तिमाही में सबसे ज्यादा हिट हुआ। समझ गई। लेकिन कहानी सिर्फ रबर के दामों तक सीमित नहीं है। राइट। इस अर्निंग्स रिपोर्ट में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो मुनाफे को नीचे खींच रही हैं। हाँ, और
ये वो झटके हैं जिनका रबर से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। ग्लोबल बिजनेस में कई बार ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, जैसे कि वो श्रीलंका वाली स्थिति। मैंने जो वो पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। हाँ, श्रीलंका का मामला ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का मैक्रो इकोनॉमिक संकट दूसरी जगह की बैलेंस शीट को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या था वहाँ? हुआ ये कि सिएट की श्रीलंका में एक सहयोगी कंपनी है, एक सब्सिडियरी। भारतीय मूल कंपनी ने अपनी उस श्रीलंकाई ब्रांच को $80 मिलियन का लोन दिया हुआ था। और क्योंकि ये लोन अमेरिकी डॉलर में था, यहीं से सारी समस्या शुरू हुई है ना? एकदम सही। इस तिमाही में श्रीलंकाई रुपए यानी LKR डॉलर के मुकाबले काफी तेजी से कमजोर हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई। अब श्रीलंकाई कंपनी को वही $80 मिलियन चुकाने के लिए अपनी लोकल करेंसी में बहुत ज्यादा रकम का इंतजाम करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। हाँ, तो जब अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से इस कर्ज का मूल्यांकन श्रीलंकाई कंपनी की बैलेंस शीट पर किया गया तो वो अचानक से बहुत बड़ा दिखने लगा। और इसी वजह से उन्हें अपनी बुक्स में 48 करोड़ रुपए का एक मुश्त मतलब वन टाइम फाइनेंस कॉस्ट का झटका दिखाना पड़ा। बिल्कुल। और जब उन सारी सब्सिडियरी कंपनियों का हिसाब मिला के सिएट की एक फाइनल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनी तो वो 48 करोड़ का नुकसान कुल मुनाफे में से कट गया। ये तो एक ऐसा छिपा हुआ जाल है जिसकी कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। मतलब कंपनी ऑपरेशंस अच्छे चला रही है, टायर बिक रहे हैं, लेकिन मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश की करेंसी के उतार चढ़ाव की वजह से हवा में उड़ गया। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि अगर इस 48 करोड़ को वापस जोड़ लिया जाए तो वो 4 करोड़ के प्रॉफिट वाली तस्वीर थोड़ी कम डरावनी रखती है। सही बात है। और अगर हम खर्चों की बात कर ही रहे हैं तो बैलेंस शीट पर एक और बड़ा खर्च दिख रहा है। वो है यूरोप में उनका कैम्सो बिजनेस का ट्रांजिशन। अर्निंग्स कॉल में इसका जिक्र बार बार आया है। हाँ, कैम्सो उनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। स्रोतों से जो समझ आता है उसके अनुसार कैम्सो एक ऑफ हाईवे टायर ब्रांड है, यानी वो टायर्स जो खेती या कंस्ट्रक्शन के काम आने वाली भारी मशीनों में लगते हैं। राइट। पहले सिएट ये टायर बनाकर एक दूसरी बड़ी कंपनी को बेचती थी जो आगे ग्राहकों तक माल पहुंचाती थी। इसे हम B2B मॉडल कहते हैं। लेकिन अब उन्होंने रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सिएट ने तय किया है कि वो यूरोप में, खासकर जर्मनी, यूके और फ्रांस जैसे देशों में सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगी, जिसे D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का मतलब है कि अपना खुद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, राइट? और वही तो हो रहा है। नए वेयरहाउस किराए पर लिए जा रहे हैं, नया स्थानीय स्टाफ रखा जा रहा है और सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसमें तो भारी खर्च होता होगा। हाँ, मैनेजमेंट ने कॉल में साफ किया कि अभी सिर्फ इन सब चीजों पर पैसा खर्च हो रहा है। पुराने मॉडल से नए मॉडल में ग्राहकों को पूरी तरह से ट्रांसफर होने में समय लगता है। मतलब अगर हम एक एनालॉजी लें तो पाइपलाइन बिछाई जा रही है लेकिन उसमें से पानी आना अभी शुरू नहीं हुआ है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। इसकी वजह से खर्चे तो तुरंत शुरू हो गए, लेकिन इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाली कमाई या रेवेन्यू साल की दूसरी छमाही में ही आनी शुरू होगी। हाँ, H2 FY27 में इन सब भारी भरकम खर्चों और झटकों का असर ना कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट पर भी साफ दिख रहा है। वो कैसे? देखिए, पश्चिम एशिया के संकट से माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। ज्यादा कच्चा माल स्टॉक करने के लिए कंपनी को अपना ज्यादा पैसा फंसाना पड़ रहा है और इन सब के चलते उनका कुल कर्ज बढ़कर 3,243 करोड़ रुपए हो गया है। 3,243 करोड़ का कर्ज सुनने में किसी को भी थोड़ा नर्वस कर सकता है। जब मुनाफा कम हो रहा हो और कर्ज बढ़ रहा हो तो आमतौर पर इसे एक रेड फ्लैग माना जाता है। अगर सिर्फ इस निरपेक्ष संख्या यानी एब्सोल्यूट नंबर को देखा जाए तो ये डरावना लग सकता है। हाँ, नंबर तो बड़ा है, लेकिन फाइनेंस में अनुपात यानी रेशो ज्यादा मायने रखते हैं। जब हम उनके डेट टू इक्विटी रेशो को देखते हैं तो वो 0.65x पर है। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास जो अपना खुद का पैसा है, जो उनकी इक्विटी है, उसके मुकाबले कर्ज अभी भी नियंत्रण में है। मतलब हर 100 रुपए की अपनी इक्विटी पर सिर्फ 65 रुपए का कर्ज है। बिल्कुल सही। 1 से कम का रेशो आमतौर पर एक सुरक्षित दायरा माना जाता है और यही कारण है कि मैनेजमेंट के बयानों में कहीं भी घबराहट नहीं दिखती। और यही मुझे इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ लगता है। मतलब एक तरफ कच्चे माल की लागत आसमान पर है, श्रीलंका में करेंसी का झटका लग रहा है, यूरोप में खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी आम कंपनी अपने खर्चे कम करके बचाव की मुद्रा में, डिफेंस मोड में चली जाती। लेकिन सिएट का मैनेजमेंट इसकी ठीक उलट कर रहा है। हाँ, वो अपने विस्तार को रोकने के बजाय भविष्य के लिए काफी आक्रामक तरीके से निवेश कर रहे हैं।
राइट। मैंने पढ़ा कि हाल ही में उन्होंने नागपुर प्लांट में टू व्हीलर टायर्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 1205 करोड़ रुपए का नया कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव किया है। और इस नए कैपेक्स से हर दिन 53 मीट्रिक टन अतिरिक्त टायर बनाने की क्षमता जुड़ जाएगी। वाह। पूरे वित्त वर्ष के लिए उन्होंने 1300 से 1400 करोड़ का भारी भरकम कैपेक्स तय किया है। ये कदम दिखाता है कि उन्हें लंबे समय में बाजार की मांग पर पूरा भरोसा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? उनका नजरिया बहुत साफ है। आज कच्चे माल का संकट है, लेकिन कल जब मांग अपने चरम पर होगी तब उनके पास माल सप्लाई करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। तैयारी पूरी रखनी है। बिल्कुल। इसके अलावा एक कंपनी के तौर पर उनकी साख भी लगातार मजबूत हो रही है। ब्रांड फाइनेंस की एक ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार सियाट दुनिया का चौथा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है। वाओ, चौथा! दुनिया भर के इतने सारे स्थापित ब्रांड्स के बीच चौथा स्थान हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ ब्रांडिंग ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी के मोर्चे पर भी उन्होंने इकोवॉडिस गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये इकोवॉडिस गोल्ड मेडल क्या है? ये सम्मान दुनिया की टॉप 5% कंपनियों को ही मिलता है जो पर्यावरण और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को गंभीरता से लेती हैं। तो गवर्नेंस भी सॉलिड है। मैनेजमेंट को पूरा यकीन है कि यूरोप में उनका कैम्सो बिजनेस का ट्रांजिशन जल्द ही पूरा हो जाएगा और वहां से रेवेन्यू आना शुरू होगा। राइट। और सबसे अहम बात, जैसे ही कच्चे माल की कीमतें स्थिर होंगी, उनके इस भारी कैपेक्स का ऑपरेटिंग लेवरेज असर दिखाना शुरू करेगा। हाँ, सुनने वालों के लिए बता दूं, ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि जब फिक्स्ड खर्चे जैसे फैक्ट्री या मशीनरी का खर्च एक बार सेट हो जाते हैं तो उसके बाद हर अतिरिक्त टायर बिकने पर मुनाफे का मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल, चूंकि लागत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही कवर हो चुका होता है। राइट। इसी लंबी अवधि की संभावना को देखते हुए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक को होल्ड 3.55 की रेटिंग दी है। ये रेटिंग इसी बात का संकेत है कि बाजार को कंपनी के बुनियादी ढांचे पर भरोसा है, लेकिन वे वर्तमान के तूफानों के शांत होने का इंतजार कर रहा है। तो जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक कंपनी है जिसकी टॉप लाइन बहुत ही शानदार है, प्रोडक्ट की मांग बाजार में जबरदस्त है। हाँ, लेकिन फिलहाल वो कच्चे माल के 15 साल के ऊंचे दामों और ग्लोबल करेंसी के उतार चढ़ाव के एक परफेक्ट तूफान में फंसी हुई है। एकदम सटीक सारांश है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन सभी आंकड़ों की सतह के नीचे छिपा है और जो आने वाले समय में पूरी कहानी पलट सकता है। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि अभी हमने चर्चा की थी कि सिएट ने अपनी बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए पिछले कुछ ही महीनों में टायर्स की कीमतों में 11% से ज्यादा की आक्रामक वृद्धि की है। राइट? हाँ, बिल्कुल की है। अब कमोडिटी बाजार का एक पुराना नियम है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। हाँ, कमोडिटी साइकिल्स हमेशा ऐसे ही चलते हैं। एक उछाल के बाद सुधार यानी करेक्शन आता ही है। तो जरा सोचिए, भविष्य में जब ये साइकिल घूमेगा और नेचुरल रबर की कीमतें अपने 15 साल के इस ऐतिहासिक ऊंचे स्तर से गिरकर वापस सामान्य हो जाएंगी, तब क्या होगा? दिलचस्प सवाल है। आमतौर पर कंपनियां कीमतें बढ़ाने में जितनी फुर्ती दिखाती हैं, घटाने में वो बहुत सुस्त होती हैं। अगर सिएट ने अपने टायर्स की ये 11% बढ़ी हुई कीमतें वापस कम नहीं की या बहुत मामूली सी कटौती की, हाँ, तो क्या ये कंपनी भविष्य में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब असाधारण मुनाफे के दौर में प्रवेश नहीं कर जाएगी? अरे वाह, ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब अगर कच्चे माल की लागत गिर जाती है और प्रोडक्ट की कीमत वही रहती है, तो बीच का सारा पैसा सीधा बॉटम लाइन में यानी मुनाफे में जुड़ जाएगा। बिल्कुल। इससे उनके मार्जिन्स में एक जबरदस्त विस्फोट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या? लेकिन ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उस वक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसी है। कंपटीशन। हाँ, अगर कच्चे माल के सस्ते होने पर किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी ने, किसी कॉम्पिटिटर ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अचानक से अपने टायर्स के दाम गिरा दिए, तो बाजार में बने रहने के लिए सियाट को भी मजबूरन अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। बाजार में प्राइस वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल। फिर भी जो लोग इन मौजूदा आंकड़ों को सिर्फ आज के 4 करोड़ रुपए के नुकसान के चश्मे से देख रहे हैं, उनके लिए इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की संभावना को नजरअंदाज करना एक गलती हो सकती है। ये एकदम सही। वर्तमान का यह दबाव भविष्य के एक बहुत बड़े मुनाफे की जमीन तैयार कर सकता है। ये एक ऐसा पहलू है जिसपे आने वाले वक्त में बाजार के हर विश्लेषक की नजर रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल रहनी चाहिए। इसी विचार के साथ
स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। किसी भी बिजनेस के आंकड़ों को देखते समय सिर्फ बाहर की भीड़ देखकर नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि कैश रजिस्टर की गहराई, कच्चे माल के चक्र और छिपे हुए खर्चों को समझना भी उतना ही जरूरी है।